जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है बीएसएससी इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट, जो कि इडुटेरिया प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 2, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हमने 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और आज का जो सेट है वह है सेट नंबर 5। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो ये पहला प्रश्न आपका ये है कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है कि अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी होते हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। बिल्कुल ये बात सत्य है। अगला प्रश्न है इसी में क्या, दूसरा ऑप्शन, कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। बिल्कुल ये भी सही है। अगला इसमें बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, जो कि ये गलत है। बोल रहा है कि उपयुक्त यानी विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है, उसका चयन करें। ये होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वह है आपके तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें बोल रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है। ग्रेट निकोबार में, मध्य अंडमान में, लिटिल अंडमान में या उत्तरी अंडमान में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तरी अंडमान में। और उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैंडल पीक, और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 738 मीटर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती है, सिक्किम की भी सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है, और मिजोरम की सीमाएं सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के साथ लगती है। वो लगती है बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो बाड़मेर मरुस्थलीय जिला है, चूरू मरुस्थलीय जिला है, जैसलमेर भी मरुस्थलीय जिला है, जबकि कोटा मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। यूरोप महाद्वीप में, कि एशिया महाद्वीप में, कि अफ्रीका महाद्वीप में, कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो सबसे अधिक जो देश है वह अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें कि 54 देश है। जिसमें क्या है, 54 देश है। और एशिया में कितना देश है, तो 48 देश है। यूरोप में कितना देश है, तो 44 देश है। कितना देश है यूरोप में, यूरोप में है आपका 44 देश। अफ्रीका में कितना था, 54। एशिया में है 48, और यूरोप में कितना है, यूरोप में है 44, और उत्तरी अमेरिका में 23। उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है वो हम लोग कहते हैं सेंटोस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सेंटोस ब्राजील का एक समुद्री बंदरगाह है, जहां से विश्व में सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किया जाता है। इस कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं नहीं कही गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जबकि लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं अगला प्रश्न कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़े गए संविधान के अनुच्छेद 243 का बी में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचना का उल्लेख किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा संचालन करती है, वो करेगी आपका ऑप्शन नंबर 1
ब्लॉक स्तरीय निकाय। ऑप्शन नंबर 1 पंचायत समिति करेगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। अगला प्रश्न क्या है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो वित्त विभाग जो सौंपा गया था वो सौंपा गया था लियाकत अली खां। ऑप्शन नंबर सी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग का विभाग सौंपा गया था राजेंद्र प्रसाद के पास। और रेलवे का विभाग असफ अली के साथ सौंपा गया था। और जगजीवन राम के पास श्रम विभाग सौंपा गया था। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दोनों को प्राप्त है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। समानता का अधिकार दोनों को प्राप्त है, जबकि अभिव्यक्ति का अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और ऐसे 5 आर्टिकल है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देख सकते हैं कौन कौन आर्टिकल है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? वह है आर्टिकल 324 और यह भाग 15 के अंतर्गत आता है। भाग 15 के अंतर्गत। अब यहाँ की भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में किसकी राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? किसकी है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 60 विधानसभा है। हिमाचल प्रदेश में 68, मेघालय में 60 और मणिपुर में भी कितना है? तो 60। तो पूछ रहा सबसे अधिक संख्या, सबसे अधिक क्या गया? हिमाचल प्रदेश। क्या गया? हिमाचल प्रदेश। अगर ओवरऑल में सबसे अधिक पूछेगा तो यूपी में है। कहाँ है? यूपी में, जो कि कितना सीटें हैं? 403 सीटें। अगला प्रश्न क्या है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? इसका जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 118 के तहत। आर्टिकल 118 के तहत। हालांकि इस अधिवेशन को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कितना है? किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और अभी तक 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया है। वो 1961 में किया गया था दहेज प्रतिबंध विधेयक पर। उसके बाद दूसरा कब किया गया था? तो 1978 ईस्वी में जो किया गया था बैंकिंग सेवा विधेयक पर। और तीसरा किया गया था 2002 में जो कि आतंकवाद निवारक विधेयक के संबंध में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? वो दिया गया था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए 14 मई 1954 को दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? अपनाया गया नीतिगत उपाय है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रख रखाव, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं कि सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए धूसर क्रांति किससे संबंधित है? धूसर क्रांति आपका उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर से। गुलाबी क्रांति किससे है? तो वह है आपका प्याज उत्पादन से। रजत क्रांति है अंडे के उत्पादन से। और लाल क्रांति है टमाटर और मांस के उत्पादन से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नकद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। वो समझाते हैं जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखता है। जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं उसको हम लोग नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में किसके शासन काल में विभाजित हुआ था? तो वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय अलग हुआ था। जैन धर्म स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय में बट गया था। अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? मौर्य वंश का, शकों का, कुषाणों का या गुप्तों का? इसमें जो था वो था कुषाणों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। अगला प्रश्न क्या है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, कीर्तिवर्मन ने या नरसिंहवर्मन द्वितीय ने? वो रोका था आपका पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। अब तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में इसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। अगला प्रश्न क्या है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था जो लागू किया गया था वो किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं अगला प्रश्न यह है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? व्यापार कर से, धार्मिक कर से, युद्ध से अर्जित सामग्री से या भूमि कर से? किससे था? तो वो था भूमि कर से। मध्यकाल में गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर को खराज कहते थे। क्या कहते थे? खराज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो वह कहा था डॉक्टर एसएन सेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न क्या है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? वो किया गया था बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो वो कब किए थे? 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो वो हुआ था वर्धा बैठक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? कोलकाता अधिवेशन में, कि लाहौर अधिवेशन में, कि पुणे अधिवेशन में, कि बॉम्बे अधिवेशन में? वो माना गया था, अधिवेशन मान लिया गया लाहौर अधिवेशन में, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में या उदर में? वो रहते हैं यकृत में। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसे हम लोग संक्रमण विटामिन भी कहते हैं। इसका स्रोत है दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल और गाजर। अगला प्रश्न है कि किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? वो होता है केंचुआ में। ऑप्शन नंबर डी
और केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वह है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये बताना है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। देखिए जनन ग्रंथि क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन। जनन ग्रंथि क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि होगा वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि होगा इंसुलिन और अधिवृक्क ग्रंथि होगा कार्टिसोल, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। चना है, मटर है, सेब है, जबकि धान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त जो भाग है वह है परागकोश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से या अनावृत बीजी पादप से। वो होता है आवृत बीजी पादप से, जिसे सिनकोना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो वो हम लोग करते हैं क्षय रोग के लिए, और ये टीका बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या 12 महीना के पहले लगाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि एथिल फुट बीमारी होती है। एथिल फुट बीमारी होती है फफूंद यानी कि कवक से। किस होती है, कवक से। और कौन सा कवक होता है, वो होता है ट्राइकोफाइटोन होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, वो होते हैं 12 जोड़े यानी कि 24 वो। कितना होता है, 24 वो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी भी है, जबकि वाट नहीं है। ये शक्ति की इकाई है। क्या है, शक्ति की इकाई। अगला प्रश्न क्या है कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने वाली घटना किस कारण होती है, तो वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ऑटोमेटिक है कि उसकी गति क्या हो जाएगा, वस्तु की गति कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब पूछ रहा है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वोल्टा ने किया था, अलेसांड्रो वोल्टा ने। और बैटरी का शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, वो खाते हैं -40 डिग्री। -40 डिग्री मैंने -40 होगा, डिग्री नहीं होगा, -40 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो लेंस की क्षमता किससे मापते हैं, डायोप्टर से। और लेंस की क्षमता किसको बोलते हैं, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी P बराबर 1/f। और f कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए मीटर में। अगला प्रश्न क्या है कि लोलक की कला विधि किस पर निर्भर करती है, वो करती है लंबाई के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, या सभी पारदर्शी माध्यम के। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी पारदर्शी माध्यम के। अगला प्रश्न क्या है कि चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर डैश बनने के कारण काली हो जाती है। किसके बनने के कारण ये काली होती है, वो होता है आपका सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी Ag2S।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों प्रयोग किए जाने वाला स्नेहक कौन सा है? तो वह है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, वेग और त्वरण ये सब सदिश राशि है, जबकि दाब अदिश राशि है। और दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल। अगला प्रश्न है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है वैद्युत संदीप्ति। वैद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड कार्य करता है। अगला प्रकाश क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग होता है वो होता है प्रकाश के वेग के बराबर। जो कि प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त, या गर्ण नहीं होने की क्या होगा? गर्त होगा। गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखिए किसको गर्त और अति बोलते हैं। मान लीजिए ये क्या है? तरंग ऐसे चलेगा, ये दो उत्तरोत्तर श्रृंग, इसके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, और दो ये उत्तरोत्तर गर्त, इनके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। और इसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के लिए शोर की सीमा यानी कि सहने की सीमा करीब करीब होती है, तो करीब करीब 90 डेसिबल होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो वह है 85 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो वो मानते हैं हम लोग ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक घर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। इसको निकालने का एक ही तरीका, सबको गुना कर दीजिए और 1000 से भाग दे दीजिए। 100 वाट गुना 5 बल्ब जलाते हैं कितने घंटा तक? 20 घंटा तक। 1000 से भाग देंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 यूनिट हम लोग जलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि कल पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, वो होता है प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है उसके बारे में बताना है। पहला कि आंतरिक अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में, बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में, ये भी सही है। अगला क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में, जो कि ये गलत है, ये है बंगलुरु में। बंगलुरु कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुअनंतपुरम में, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? वो करता है लेड। लेड अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अभिक्रिया करता है, जबकि लेड नहीं करता है। अगला प्रश्न क्या है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित से मिलकर बनता है। एक्वा रेजिया जो बनता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में हम लोग जो करते हैं वो करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न क्या है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या आता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बनाए
फिर उसी वस्तु से प्रारंभिक वस्तु को प्राप्त कर लें, इसी को बोलते हैं भौतिक परावर्तन परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? वो करता है IEF, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये क्या है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो किया गया है MS धोनी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया नल्लू इंद्रसेनी रेड्डी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो वो किया गया आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए डैश लॉन्च किया था? वापस लाने के लिए क्या था? ऑपरेशन अजय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वह शीर्ष राज्य आपका महाराष्ट्र, जहां पर बाघों की मृत्यु 52 वो हो गई है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया अरिंदम वागची। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि उपन्यास प्रोपेट सॉन्ग के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया पॉल लिंच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वो है 126वां, और जो पहले स्थान पर है वो है आइसलैंड। तो ये था आपका BSSC इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो लाते रहें। और ये देख सकते हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, जिसका लिंक इस बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।